अगर दोस्तों आपका विषय समाजशास्त्र है तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप क्लिक किए हैं। मैं आपसे वादा करता हूं 100% की गारंटी के साथ में कि आपको समाजशास्त्र घोल के पिला दूंगा। कैसे समाजशास्त्र तैयार करते हैं, कैसे समाजशास्त्र याद करते हैं, कैसे समाजशास्त्र लिखते हैं कॉपी में, पूरा A to Z तरीका आपको इस वीडियो में बताएंगे। 100 में 100 नंबर आपका पक्का दोस्तों हो सकता है, बस सही तरीके से कॉपी लिखा गया हो। तो कैसे कॉपी लिखते हैं टॉपर्स और क्या उसमें लिखते हैं, किस प्रकार से आंसर को लिखते हैं कि पूरा नंबर उनको मिलता है, आज के इस वीडियो में सब कुछ दोस्तों आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आप पेपर पैटर्न देख लीजिए एक बार। आपको यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिखना होगा, यहाँ पे आपका नाम लिखना होगा पेपर में, ठीक है। यहाँ पे आपका विषय कोड रहता है, यहाँ पे प्रश्न पत्र कोड रहता है, यहाँ पे आपका सत्र सब्जेक्ट, यहाँ पे पूर्णांक और यहाँ पे आपका समय दिया रहता है। इसके बाद नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है निर्देश, और निर्देश में यहाँ पे 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो आप चाहते हैं तो प्रश्न एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ताकि जो है जो पूछा गया हो वही आंसर आप उसमें कॉपी में लिखें। इसके बाद सही प्रश्नों का यहाँ पे करना अनिवार्य ही बताया गया है, और प्रत्येक प्रश्न का अंक जो है उनके सम्मुख आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फिर यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी 10 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। फिर प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना होगा। ये बोर्ड खुद कह रहा है कि भैया 25 शब्दों में लिखे, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे 21 से लेकर 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर लिखने के लिए आपको यहाँ पे 50 शब्द यहाँ पे दिया गया है, और 50 शब्द में आप पूरा आंसर कंप्लीट करेंगे। फिर 27 से लेकर 29 तो दोस्तों यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको 150 शब्दों में प्रत्येक आंसर को लिखना होगा। और यहाँ पे अगर नंबर की बात करें तो आपका जो अति लघु उत्तरीय होगा, इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न के लिए, और जो आपका लघु उत्तरीय होगा इसमें आपको मिलेंगे कितने, 6 अंक मिलेंगे। और जो आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, नहीं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको 8 अंक दिए जाएंगे। तो भर भर के नंबर मिलने वाला है, लेकिन आप सही तरीके से कॉपी लिखेंगे तभी तो नंबर आपको मिल पाएगा। आइए बहुविकल्पीय प्रश्न की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन समाजशास्त्री इसमें नहीं है। तो यहाँ पे अगस्त कांटे तो समाजशास्त्र के जनक है, ये समाजशास्त्री हैं बिल्कुल, ठीक है। इसमें नहीं पूछा है तो आपको नहीं बताना है। मैकाइवर एंड पेज के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, परिभाषक तो ये भी हैं। आगे नीचे यहाँ पे जीएस घुरिये के बारे में आपने पढ़ा होगा। डार्विन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डार्विन इसमें सही आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य अधिकार क्या है, मतलब आधार क्या है। तो इसमें देखिए गांव के लोग होते हैं, एक होते हैं शहर के लोग होते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्यों है, क्या आधार होता है, उसको डिवाइड करना है। तो व्यवसाय की जो प्रकृति होती है, प्रकृति का नेचर यहाँ पे बात कर रहा है, तो प्रकृति व्यवसाय कम, जो गांव में लोग होते हैं ज़्यादातर खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, और शहर में लोग ज़्यादातर उद्योग बिजनेस व्यापार ये सब करते हैं। जनसंख्या का आकार भी देखने को मिलता है, सामाजिक समृद्धि का भी प्रकृति देखने को मिलता है। सीधा सीधा आंसर इसमें इनमें से सभी हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर डी वाला ऑप्शन इनमें से सभी दिखाई दे तो 99% ये मान के चलिए कि आपका वो सही होता है। इनमें से सभी या उपरोक्त में से सभी लिखा है तो आपका सही माना जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको जो आंदोलन है ये जो है वृक्षों की रक्षा से संबंधित है, जल की रक्षा से, या फिर खनिज की सुरक्षा से, या फिर पशुओं की रक्षा से। उसमें जवाब होगा आपका पहला, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, इन्होंने चलाया था, और ये उत्तराखंड से चलाया गया था वृक्षों को बचाने के लिए। वृक्षों को काटा जा रहा था, और उस टाइम पे जब वृक्षों को काटा जा रहा था तो लोग जाके वहां के स्थानीय लोग वृक्षों से चिपक जा रहे थे, तो उसी का नाम चिपको आंदोलन पड़ा है, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। ये तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये हमारे सरकार के अंग हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रेस है, आज की डेट में मीडिया इसे कहते हैं, वो आपका चौथा स्तंभ प्रजातंत्र के लिए माना जाता है। सोशल मीडिया पर लोग वायरल हो जाते हैं तो कैसे होते हैं, वही आपका एक चौथा अंग माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर महात्मा गांधी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृति की विशेषता नहीं है? संस्कृति की विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। अनुकूलशीलता, यहाँ पे सेंटेंस जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मिसप्रिंट में यहाँ पे व्यक्तित्व है ये, ठीक है। सामाजिक गुण, जैविक अधिकार, तो यहाँ पे जो जैविक अधिकार है ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 है, उदारीकरण का संबंध है। उदारीकरण का संबंध किससे है? सामाजिक नीति से, उपनिवेशवाद नीति से, शैक्षिक नीति से या फिर आर्थिक नीति से। तो जो उदारीकरण है इसका मतलब होता है कि जो जैसे टैक्स वगैरह होता है ना, टैक्स वगैरह, टैक्स में छूट दे देना या फिर जो है टैक्स को कम कर देना या नियमों को कम कर देना, नियमों को हटा देना, उसको उदारीकरण कहा जाता है। तो ये आर्थिक नीति में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो चक्रीय सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो ओसवाल्ड स्पेगलर और अर्नोल्ड जे, माइकाइवर एंड पेज, दुर्खियोम एवं सोरोकिन, या फिर चौथा ऑप्शन नीचे दिया गया है कॉम्टे या फिर बेबर। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा, इसमें जो कठिन नाम है ओसवाल्ड स्पेगलर और अर्नोल्ड जे, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, इसमें 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना का कार्य का चरण है? तो लास्ट में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उपरोक्त सभी, ठीक है। अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है? मॉर्गन, वेबर, सोरोकिन या फिर आगवर्न ने। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? आगवर्न, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। आइए बात करते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। दोस्तों इन प्रश्नों का सिंपल सरल भाषा में आपको समझाएंगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट आप बनाएंगे तो आपको अच्छे से याद करवा देंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ पे अति उत्तरीय प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है और यहाँ पे 3 अंक आपको मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि 25 शब्दों में ही लिखना है, ये 25 से 30 में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन लिमिट में लिखना है ताकि सारे क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन पूछा कि ग्रामीण समाज के 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आपका हेडिंग बन जाएगा ग्रामीण समाज के 3 विशेषता, यहाँ तक हेडिंग बन जाएगा। फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट। ये 3 पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नीचे मैंने उत्तर लिखा है, अभी आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ पे नातेदारी को परिभाषित कीजिए पूछा है, तो आपका हेडिंग बन जाएगा नातेदारी और इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर सामाजिक स्तरीकरण, तो आप इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हेडिंग बना के इस लिखेंगे। फिर सांप्रदायिकता क्या होती है, तो ये हेडिंग बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे हेडिंग बना के अच्छे से लिखना है। बहुत ही सिंपल आसान होता है समाज शास्त्र में अच्छे अंक पाने का, ठीक है। तो आ जाइए उत्तर पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए सिंपल सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि ग्रामीण समाज की 3 विशेषताएं, आपका हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में ग्रामीण समाज के लोग क्या करते हैं, आप जरा सोच के देखिए। अगर आप गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि गांव के लोग मुख्यतः क्या करते हैं, उनका मुख्य काम कृषि होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, वो प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी प्रकृति से जुड़े होते हैं, प्राकृतिक वादियों में रहते हैं, यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो प्रकृति से उनका लगाव होता है, प्रकृति से जुड़े होते हैं, तो इसका प्रत्यक्ष संबंध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पशुपालन, भाई गांव के लोग ज्यादातर पशु पालते हैं, तो इस प्रकार से 3 पॉइंट आपको लिखना है। ये 3 विशेषता है ग्रामीण समाज की। आगे बात करते हैं हम नातेदारी क्या होती है। तो नातेदारी मैंने कई बार समझाया है, इसमें सिंपल भाषा ये है कि मैंने बताया कि मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, ये बहुत जेन्युइन आंसर है और बहुत बार पूछा गया है। मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, अब ये दूसरे को नहीं जानते हैं, अभी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अनजान हैं, लेकिन इन थोड़ी की जान पहचान बना देते हैं। तो उस लड़के की इस लड़के से इस लड़के का इस लड़के से शादी करवा देते हैं। जब विवाह हो जाएगा तो इस लड़की का इस लड़के का पूरा परिवार इस लड़की के पूरे परिवार के साथ जुड़ जाएगा, एक रिश्तेदारी में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये रिश्ता बना है वो कैसे बना है, जवाब होगा ये बना है भैया विवाह के द्वारा बना है। तो यही आपका नातेदारी कहलाता है, ठीक है। आइए इसमें परिभाषा देख लेते हैं कि रक्त संबंध या विवाह के आधार पर व्यक्तियों के बीच में जो संबंध बनते हैं उसी को नातेदारी या रिश्तेदारी के नाम से जाना जाता है, सिंपल परिभाषा, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब क्या है, इसमें समाज को, यहाँ पे हेडिंग आपको बन जाएगा सामाजिक स्तरीकरण, ठीक है। मैंने सारे हेडिंग यहाँ पे लिख लिए हैं, अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें आप लिखेंगे समाज को ऊंच नीच के आधार पर विभिन्न स्तरों या समूह जैसे जाति वर्ग में विभाजित करने की प्रक्रिया को सामाजिक स्तरीकरण
कहा जाता है। अगर आप गांव में रहते होंगे या फिर जो है शहर में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ लोग जो है मीडियम में होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा गरीब होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जो ये अंतर देखने को मिलता है, समाज में जो स्तर देखने को मिलता है, कोई ज़्यादा अमीर है, कोई मध्यम वर्ग में आता है, कोई ज़्यादा गरीब है, तो ये जो अंतर है, ये स्तर जो है, इसी स्तर या अंतर को सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है, क्योंकि ये अंतर हमें कहाँ देखने को मिलता है, समाज में, तो इसलिए कहते हैं इसे सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, सांप्रदायिकता क्या होती है। सांप्रदायिकता के बारे में अगर समझना है तो बस सिंपल भाषा समझ सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग बन जाएगा सांप्रदायिकता, इसके बारे में लिखेंगे, जब कोई समूह अपने धर्म के हितों को पूरे समाज के हित से ऊपर मानकर दूसरे धर्म के प्रति विरोधी की भावना रखता है तो उसे हम सांप्रदायिकता के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए हिंदू धर्म है, ठीक है, हिंदू धर्म है, यहाँ मान लेते हैं मुस्लिम धर्म है, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं मुस्लिम धर्म है, यहाँ मान लेते हैं बौद्ध धर्म है, ठीक है, बौद्ध धर्म है। यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो धर्म के लोग हैं, अगर हिंदू वाले कहें कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, बौद्ध वाले कहें कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, मुस्लिम वाले कहें हम सर्वश्रेष्ठ हैं, अगर कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे, बाकी धर्मों को या क्षेत्रीय समूहों को दरकिनार कर दे, उन्हें तुच्छ समझे, उन्हें नीचा समझे, तो इस भावना को सांप्रदायिकता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, वर्ग क्या होता है। ये वर्ग क्या होता है, आइए जानते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग समान आर्थिक स्थिति, आय और शिक्षा वाले व्यक्ति को जो है व्यक्तियों का समूह होता है, इसमें गतिशीलता संभव होती है, और जैसे कि मध्यम वर्ग। अगर आपको समझ में नहीं आए तो घबराने वाली बात नहीं, आप मुस्कुराइए, सीवी विकल आर्ट क्लासेस पढ़ रहे हैं, सिंपल भाषा में समझा देंगे, सिंपल भाषा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पे गरीब है, ठीक है, कोई गरीब है मान लेते हैं यहाँ पे, और इस परिवार में मान लीजिए 6 लोग हैं, इसमें 3 भाई हैं मान लेते हैं, ठीक है, तो इसमें 3 भाई हैं। अब ये तीनों भाई जो है, 3 भाई हैं, तीनों भाई बड़े हुए धीरे धीरे, इसके बाद जो है आगे इन्होंने काम किया, मेहनत किया, फिर इसके बाद जो है काम करके मान लीजिए इसमें जो तीसरा वाला भाई था ये नौकरी पा गया, सरकारी नौकरी पा गया, ठीक है, और इसमें जो दूसरा वाला भाई था ये प्राइवेट में जॉब कर रहा है मान लीजिए, ठीक है, और तीसरा वाला जो पहला वाला भाई है मान लेते हैं, ये जो है कहीं अपने ही गाँव में जो है अपने गाँव में काम करता है, मजदूरी वाला काम करता है। अब जरा आप एक बात सोच के बताइएगा दोस्तों यहाँ पे कि 3 भाई हैं और 3 भाई जो है अलग अलग काम कर रहे हैं, तो मुझे बात बताइए इसमें सबसे उच्च वर्ग किसका होगा। जो नौकरी करता है इसका सबसे उच्च वर्ग में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा ज़्यादा आ जाएगा, पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो ज़्यादा विकास कर पाएगा, तो ये उच्च वर्ग में आ जाएगा। यहाँ वर्ग का मतलब होता है कि वो मध्यम वर्ग में है या निम्न वर्ग में है या फिर उच्च वर्ग में है। वर्ग में हम कह सकते हैं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्ग में है। तो यहाँ पे जो नौकरी करता है ये उच्च वर्ग में आ जाएगा, जो प्राइवेट नौकरी करता है वो मध्यम वर्ग में आ, जो गांव में रहता है ये निम्न वर्ग में आ जाएगा। इस प्रकार वर्ग जो होते हैं वो समाज में अर्जित किए जाते हैं, ना कि जन्मजात होता है। ये सेंटेंस आपके समाजशास्त्र में है। तो जो वर्ग होता है दोस्तों आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जिस दिन आप नौकरी पा जाएंगे ना उस दिन जो है आप उच्च वर्ग में चले आएंगे, क्योंकि आपके पास आय हो जाएगी। जब आय होगी नहीं, पैसा होगा तो सब कुछ आप खरीद लेंगे, सब कुछ आपके पास होगा तो आप उच्च वर्ग में आ जाएंगे। नहीं खरीद पाएंगे, अच्छा घर नहीं होगा, अच्छी गाड़ी नहीं होगी तो आप मध्यम वर्ग में रहेंगे। कुछ भी नहीं रहेगा, नॉर्मल आप घर में गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, तो आप निम्न वर्ग में रहेंगे। इस प्रकार से वर्ग अर्जित किया जाता है। आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं हरित क्रांति के 3 प्रभाव कौन कौन से थे। तो सिंपल भाषा में 3 प्रभाव लिखना है, क्योंकि 3 नंबर का यह प्रश्न है। तो पहला, हरित क्रांति में क्या प्रभाव पड़ा था। जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 से 70 के दशक में, तो यहाँ पे जो है उत्पादन जो था यानी खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हो गई थी, यानी उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ था। ये पहला प्रभाव पड़ा था। दूसरा, कृषि का मशीनीकरण हुआ था, यानी कृषि क्षेत्रों में बहुत सारे यंत्र मशीनों का उपयोग किया गया था, जिससे उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाया गया था। दूसरा प्रभाव। तीसरा देखिए, क्षेत्रीय और आर्थिक असमानता में भी वृद्धि देखने को मिली थी। मतलब यह है कि जो लोग क्षेत्र में काम करते थे, जो लोग आर्थिक से कमजोर थे, उनके भी कहीं न कहीं जीवन में प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे है अगला
पहला पॉइंट औद्योगिकीकरण क्या होता है, तो आप इसमें लिखेंगे औद्योगिकीकरण के बारे में ऐसी प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हस्तशिल्प से बजाय मशीनों और कारखानों में बड़े पैमाने पर होने लगा, उसे कहते हैं औद्योगिकीकरण। कहने का मतलब ये है कि पहले लोग हाथ से काम करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, साइंस आगे बढ़ा, फिर लोग हाथ के बजाय मशीन से काम करने लगे, लोग जाके कारखानों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने लगे। इसी प्रक्रिया को औद्योगिकीकरण कहते हैं। सिंपल, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है सामाजिक आंदोलन। आपको बता दें एक बात और यहाँ पे कि ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, जिससे आपके क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से कवर हो जाए, और अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप इसे बढ़िया से अच्छे से लिख के पूरा नंबर प्राप्त कर पाएं। यहाँ पे सामाजिक आंदोलन क्या होता है, किसी विशेष सामाजिक परिवर्तन को लाने या उसे रोकने के लिए किया गया सामूहिक या संगठित प्रयास को सामाजिक आंदोलन किया जाता है। आंदोलन का मतलब होता है कि हम कोई अपनी मांग शांतिपूर्वक मांगना चाहते हैं, हमारी कोई डिमांड है या हमारी कोई समस्या है, उसका समाधान किया जाए, तो सरकार के जो है सरकार के प्रति जो है हमारा जो नज़रिया होता है वो एक आंदोलन की तरह होता है। हम सामाजिक रूप में कार्य करते हैं और हम समाज के हित के लिए काम करते हैं, तो इस प्रकार से एक आंदोलन चला जाता है समाज के हित के लिए, जिसे हम सामाजिक आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कानून की भूमिका क्या है। कानून की भूमिका क्या है भैया, बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए क्या लिख सकते हैं इसमें, समाज में व्यवस्था बनाए रखना, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना या नियमित करना कानून की मुख्य भूमिका होती है। तो इस प्रकार से सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे है साप्ताहिक बाजार क्या होता है। साप्ताहिक बाजार, गांव में साप्ताहिक बाजार लगता है, सप्ताह में एक दिन 2 दिन बाजार लगता है, तो वह बाजार जो सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन या किसी विशेष स्थान पर लगता है, जहां ग्रामीण अपने दैनिक आवश्यकताओं की जो है वस्तुएं खरीदते हैं या बेचते हैं, उसे साप्ताहिक बाजार कहा जाता है। बहुत सारे जगह पे साप्ताहिक बाजार लगते हैं, ठीक है, सोमवार को मंगलवार को ऐसे बाजार लगते हैं, लोग वहां जाते हैं अपने सामान वगैरह खरीदते हैं, उसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है भैया, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका जो है उत्तर को 50 शब्दों में लिखना है और यहाँ पे 6 अंक आपको दिए जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ पे सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। आधुनिक जनसंपर्क माध्यम के लाभ और हानि क्या है। अगर आप क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको अभी बता देंगे। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए भारत में राष्ट्रीयकरण की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, ऐसी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं कैसे आप इसे सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर उत्तर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर, आधुनिक जनसंपर्क के लाभ और हानि आपका हेडिंग बन जाएगा और इसके बारे में आप लिखेंगे। सबसे पहले आप लाभ के बारे में बताएंगे। सूचनाओं का तीव्र प्रसार होता है जनसंपर्क के माध्यम से, मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और जागरूकता बढ़ी है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में बन गई है। ग्लोबल विलेज का मतलब होता है कि पूरा जो दुनिया है, पूरा जो संसार है वो एक ही गाँव में है और सभी लोग गाँव में अपना एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए हैं, जिसे जनसंपर्क कहते हैं। जनसंपर्क मतलब क्या होता है, जन मतलब होता है लोग, ठीक है, लोगों से क्या करना, संपर्क करना। तो सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये जो जितनी भी सुविधाएं हैं आज की डेट में हैं, ये क्या है, ये कहीं के विश्व को एक साथ जोड़ रही हैं और एक जगह पे जोड़ रही हैं, एक गांव की तरह, ठीक है, ऐसे ही। अब यहाँ पे हानि भी कुछ है। कुछ लोग भ्रामक खबरें यानी जो है फेक न्यूज आपको बता देते हैं, सुना देते हैं, इसका प्रचार प्रसार हो जाता है। सांस्कृतिक का पतन हो रहा है, धीरे धीरे प्राचीन जो चीज़ें हैं वो हमारी खत्म हो रही हैं। युवाओं में स्क्रीन की लत ज़्यादा बढ़ रही है, नहीं ज़्यादा तो लोग अपना टाइम बिताते हैं सोशल मीडिया पे, अपना टाइम बिताते हैं और बहुत ज़्यादा फालतू रील्स देखते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, इसके जो है कहीं की हानि भी देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय का एकीकरण की समस्या क्या है। बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या समस्या लिख सकते हैं इसमें। राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में मुख्य बाधाएं सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषा विवाद है। सांप्रदायिकता के बारे में मैंने आपको बता दिया ऊपर। क्षेत्रवाद का मतलब होता है जब अपने क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग समझें, ठीक है। जातिवाद की भावना जानते हैं, बहुत सारा जातिवाद भारत में है। इस प्रकार से भाषाई विवाद में मराठी, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, इस प्रकार से लोग भाषा अपने अपने राज्य में बोलते हैं, तो ये भी प्रकार से जो है राष्ट्रीय एकीकरण में समस्या उत्पन्न होती है। जब लोग देश के हित से ऊपर अपने धर्म, क्षेत्र को, जाति को रखते हैं तो उसे अखंडता खतरा पैदा होता है और सामाजिक तनाव की जो है वो तनाव बढ़ता है और फिर राष्ट्रीय एकीकरण में समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए
इसी पॉइंट को यहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के 3 प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है। तो यहाँ पे पहला हेडिंग डालेंगे सांप्रदायिकता, इसके बारे में लिखेंगे धर्म के नाम पर होने वाले आपसी भेदभाव और दंगे देश की एकता सबसे जो है अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार से सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। क्षेत्रवाद की बात करें, जब लोग अपने राज्य या क्षेत्र को देश से अधिक महत्व देने लगे तो इसे राष्ट्रीय एकता कमजोर हो जाती है। सिंपल भाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। जातिवाद, यहाँ पे देखिए जातिवाद में लिखा है समाज का जाति में बट जाना या बटा होना, ऊंच नीच की भावना होना, आपसी भाईचारे की मार्ग में बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा उपनिवेशवाद की अवधारणा क्या है। तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो उसका मुख्य उद्देश्य उस देश के प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों को अपने हित के लिए शोषण करना होता है, जिसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक मोटा आदमी है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक मोटा आदमी है, फनी तरीके से समझेंगे ज़्यादा आसान रहेगा। कोई एक मोटा आदमी है और कोई एक दुबला पतला आदमी है, ठीक है। अब आप बताइए कि इसमें जो मोटा आदमी है, ये मोटा आदमी दुबले पतले आदमी को दबा देगा? बिल्कुल चटनी बन जाएगी बेचारे की। तो अगर ये मोटा आदमी अगर ये पतले आदमी की जो भी चीज़ रहेगी उस छीन ले या अपने में मिला ले, अपने में उसको कब्जा कर ले, तो इसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं कि जब एक अमीर देश, ठीक है, या अमीर या शक्तिशाली देश जैसे कि चीन है और किसी गरीब छोटे देश पे जैसे कि तिब्बत है, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया है, तो ये क्या है, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया है, तो इसे कहते हैं उपनिवेशवाद। इसी प्रक्रिया कहते हैं उपनिवेशवाद। इसको डायग्राम में भी लिख सकते हैं। एक तरफ यहाँ पे लिखिए चीन, ठीक है, एक तरफ लिखिए यहाँ पे तिब्बत, ऐसे तिब्बत लिखिए, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है इसको जो है बॉक्स बना दीजिए ऐसे करके, और फिर यहाँ पे इसको ऐसे तीर बना दीजिए, ठीक है, और तीर बनाने के बाद जो है आप यहाँ पे लिख दीजिए उपनिवेशवाद। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि यहाँ पे उपनिवेश जो हुआ है वो चीन का कब्जा किस पे हुआ, तिब्बत का, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत में ग्राम पंचायत की भूमिका का विवेचना कीजिए। तो हेडिंग बन जाए ग्राम पंचायत की भूमिका, उसके बारे में लिखेंगे। ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन का आधार मानी जाती हैं। इनका मुख्य काम गाँव के विकास के लिए जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा को बढ़ावा देना, सरकारी योजनाओं को लागू करना और स्थानीय विवादों को सुलझाकर लोकतंत्र के जमीनी स्तर पर मजबूत करना, एक ग्राम पंचायत का काम होता है। अगर गांव में रहते होंगे तो गांव में आपके प्रधान होते हैं, ठीक है। गांव में जो प्रधान होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो प्रधान गांव के देखरेख करते हैं। पूरी तरह से गांव की जिम्मेदारी प्रधान की होती है। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायत की भूमिका क्या होती है वो आपको बता देना है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे भारत में विविधता में एकता। भारत में विविधता में एकता का कहने का मतलब ये है कि भारत में विविधता, बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। अलग धर्म है, अलग जाति है, अलग भाषाएं हैं, फिर भी हमें एकता देखने को मिलती है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसमें लिखेंगे इसका अर्थ है कि भारत में विभिन्न धर्म, भाषा, जातियाँ और संस्कृति के लोग होने के बावजूद भी सभी भारतीय पहचान और समान इतिहास में संविधान से जुड़े हुए हैं। यह भौगोलिक और सांस्कृतिक भिन्नता के बीच में आपसी सहिष्णुता और भाईचारे का प्रतीक बना हुआ है। तो इस प्रकार से अनेकता में हमें एकता देखने को मिलती है। आगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में लैंगिक असमानता के प्रभाव क्या हैं। लैंगिक असमानता के प्रभाव के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास दर प्रभावित होती है। इसमें समाज में कन्या भ्रूण हत्या, कम साक्षरता दर, कार्यबल महिलाओं के कम भागीदारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अंततः देश के समग्र प्रगति में ये बाधित उत्पन्न होती हैं। अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, नीचे इसका अथवा करके दूसरा आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इस प्रकार से इसे भी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अंक मिलेगा और आपको पूरा अंक मिलेगा जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत में लैंगिक असमानता के 3 प्रभाव। 3 पूछा गया है तो 3 लिखिए। तो पहला प्रभाव देखिए आर्थिक पिछड़ापन। अगर ये 3 नंबर में होता, ये सिर्फ 3 हेडिंग लिख देते तब भी हमारा काम हो जाता, नंबर मिल जाता। लेकिन ये 6 अंक का प्रश्न है तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तब जाके यहाँ पे आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आर्थिक पिछड़ापन में देखिए महिलाओं को रोजगार को कम अवसर मिलने से परिवार की आय कम रहती है और देश की आर्थिक विकास धीमी हो जाती है। ये आर्थिक पिछड़ापन में आपको बताना है। लैंगिक असमानता का मतलब ये है कि इसमें मेल
ठीक है, और फीमेल में जो असमानता देखने को मिलती है ये हमें आपको बताना है। तो आर्थिक पिछड़ापन में आप ले सकते हैं महिलाओं को रोजगार जब नहीं मिलता है तो उससे आर्थिक पिछड़ापन होता है। स्वास्थ्य में गिरावट, देखिए स्वास्थ्य में गिरावट कैसे होता है, भेदभाव के कारण महिलाओं के सही पोषण और इलाज नहीं मिल पाता है, जिससे एनीमिया और कमजोरी आज समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि घर का सारा काम वही करती हैं, ठंडी हो बरसात हो गर्मी हो सारा काम वही करती हैं। जब सारा काम करती हैं तो परेशानियां भी आती हैं, तो लोग उतना देखभाल नहीं कर पाते, जिससे उनका कहीं कि स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलती है। अगर महिलाएं परेशान हैं, बीमार हैं, बुखार है, कुछ भी हुआ है, तब भी उनको काम करना पड़ता है और काम करती भी हैं, तो इस प्रकार से कहीं कि स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलती है। तो ये सब जो है लैंगिक असमानता का प्रभाव है। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं शिक्षा में कमी या शिक्षा की कमी। इसमें लिखेंगे कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम पढ़ाया जाता है, जिससे समाज में अशिक्षा और जागरूकता की कमी बनी रहती है। इस प्रकार से यहाँ पे आगे कुछ प्रश्न और दिए गए हैं, उसका भी उत्तर आपको देते हैं और आसान शब्द में आपको बताते हैं। तो ये प्रकार से आप उत्तर को लिख सकते हैं आसान सिंपल भाषा में। आइए दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं वित्तीय उत्तरीय प्रश्न की, जिसका आपको 150 शब्दों में उत्तर देना है और 8 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जन्म दर और मृत्यु दर के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा करके यहाँ पे नीचे दिया रहता है, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की भूमिकृत की विवेचना कीजिए। दोनों में से कोई आपको एक करना है। मान लीजिए आपको दोनों नहीं आ रहा है, तो कुछ लोग में मन में डाउट होता है कि अगर मान लीजिए दोनों नहीं आ रहा है तो क्या हम 28 का अगर हमें दोनों आ रहा है तो दोनों कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। 27 में से दोनों में से कोई एक करना है, 28 में से दोनों में से कोई एक करना है, और फिर इसके बाद 29 में से कोई दोनों में से एक आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा 28 29 का दोनों कर लीजिए और इसको दोनों छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है, आप गलत कर देंगे। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। आइए इसका उत्तर देखते हैं कैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 3 पेज में आंसर तो देना ही देना, 2.5 से 3 पेज में आंसर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना ज़्यादा रहता है समाजशास्त्र में या फिर जो भी आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें देखिए लिखेंगे क्वेश्चन, ये आपका हेडिंग बन जाएगा भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की भूमिका, और इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारतीय समाज के पारंपरिक ढांचों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसकी मुख्य भूमिका निम्नलिखित बिंदुओं से समझी जा सकती है। इसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। जैसे शादी में आज की डेट में डीजे जाता है ना, डीजे, अगर शादी में डीजे ना जाए तो शादी मातम सा लगता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आज से कुछ साल पहले 10-15 साल पहले डीजे नहीं जाता था, जयमाल सेट नहीं होता था, बफर सिस्टम नहीं होता शादी में। ये क्या है? ये मॉडर्न ज़माना है भैया, आधुनिकीकरण है। तो इसे कहते हैं आधुनिकीकरण, इसे कहते हैं जो है मॉडर्न ज़माना। तो आप समझ सकते हैं, सिंपल भाषा में आप इसको बारे में लिख सकते हैं। आइए कुछ बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं, कैसे इसके बारे में आप लिख पाएंगे। पहला पॉइंट है सामाजिक संरचना में बदलाव। सामाजिक संरचना में बदलाव इसमें लिखेंगे आधुनिकीकरण के कारण संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। यानी जो गाँव में हमें परिवार देखने को मिलता था, पूरा का पूरा परिवार जो है लंबा चौड़ा परिवार होता था, 15-20 सदस्य, 40-50 सदस्य होते थे। लेकिन आज की डेट में हमें क्या देखने को मिलता है? एकल परिवार देखने को मिलता है। सब लोग अलग हो रहे हैं, बंटवारे हो रहे हैं। गांव में जो है देखा जाए तो भाई भाई को मार रहा है, जमीन 1-1 इंच के लिए मार हो रही है। तो ये सब क्या हो रहा है? एकल परिवार का चलन बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आगे जाति व्यवस्था के कठोर नियम ढीले हो रहे हैं और खान पान छुआछूत जैसी कुरीतियाँ कम हुई हैं। कहीं न कहीं जो कुरीतियाँ यानी बीमारियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, वो देखने को कम मिली हैं। तो ये एक तरह से मॉडर्न जमाना है, कुछ बदलाव देखने को मिला है, कुछ खोया है तो कुछ पाया भी है। आगे देखिए नेक्स्ट लिखेंगे इसमें शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा और जागरूकता का मतलब ये है आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने लोगों के तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच पैदा की है। इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और आज हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं महिलाएं। हर सेक्टर में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां महिलाएं काम ना करती हों। तो इसको मतलब ये है कि ये मॉडर्न जमाना है भैया, मॉडर्न जमाने में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए शहरीकरण एवं गतिशीलता। शहरीकरण एवं गतिशीलता में लिखेंगे कि उद्योगों के विकास ने लोगों को गांव से शहरों की ओर आकर्षित किया है और जैसे नई जीवन शैली, रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। तो यहाँ पे शहरीकरण का मतलब है कि जब लोग गांव से शहर की तरफ चले जाएं तो इसी को हम शहरीकरण कहते हैं, या इसी को प्रवास के नाम से जाना जाता है। भूगोल में प्रवास पूछता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पे लोकतांत्रिक
आंतरिक मूल्य का मतलब ये है कि आधुनिकीकरण ने समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्यों को समाज में स्थापित किए हैं, जिससे व्यक्ति को अपने पहचान बनाने की आज़ादी मिली है। अगर हम कहीं के बदल रहे हैं, मॉडर्न ज़माने में आ रहे हैं, तो ये हमें जो संविधान अधिकार देता है वो उसके कारण सबसे बड़ा यहाँ पे हमें न्याय मिल रहा है, समानता मिली, स्वतंत्रता मिल रही है, जिससे हम मॉडर्न ज़माने में अपने आप को स्थापित कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है जाति व्यवस्था की विशेषताओं की जो है व्याख्या कीजिए। तो जाति व्यवस्था जो है उसकी विशेषता को बारे में बताना है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक अनूठी और प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है और इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित यहाँ पे दिए गए हैं। तो जाति व्यवस्था की व्याख्या पे हेडिंग बन जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख देंगे, फिर विशेषताएं निम्नलिखित है इस प्रकार से। पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे, जन्म पर आधारित। जाति व्यवस्था क्या होती है? जन्म पर आधारित होती है। जानते हैं कैसे? देखिए कैसे। जाति की जो सत्ता होती है पूरी तरह से जन्म से तय होती है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, व्यक्ति नहीं बच्चा जन्म लेता है, यहाँ व्यक्ति लिखा गया है, यहाँ बच्चा होना चाहिए। ठीक है, बच्चे लिखेंगे, बच्चे। ठीक है, बच्चे लिख देंगे। बच्चे जिस जाति में जन्म लेते हैं मृत्यु तक उसी का हिस्सा रहता है और इसे बदला नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे जो भी जाति होती है, जैसे मान ली कोई ए जाति का, मैं किसी यहाँ पे जाति का नाम नहीं लूंगा, मान ली कोई बी जाति का है, ठीक है, कोई सी जाति का है। अब क्या होगा, ये अगर मान लेते हैं कि बी जाति में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसकी जाति कौन सी होगी? बी होगी, ना कि सी होगी। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। और अगर मान ली कोई ए में जाति में पैदा होता तो उसकी जाति क्या होगी? ए होगी। तो जब जाति जो होती है वो जन्म से आधारित होती है, क्योंकि जाति जन्म से लग जाती है। तो इस प्रकार से पहले आपके पॉइंट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट देखिए, सोपान क्रम। सोपान क्रम सिंपल भाषा में ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं इसमें? जाति व्यवस्था में समाज ऊंच नीच के क्रम में बांटा होता है और इसमें ब्राह्मण को सबसे ऊपर, कुछ जातियों को सबसे नीचे रखा जाता है। क्या ये बात सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। जैसा माना जाता है, अपने इतिहास में पढ़ा होगा कि 4 वर्ण व्यवस्थाएं होती है। इसमें ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, शूद्र होते हैं, वैश्य होते हैं। इस प्रकार से 4 वर्ण जातियां बटी हुई थी। तो ऐसे यहाँ पे हमें सोपान क्रम मतलब सीढ़ी क्रम देखने को मिलती है। कोई जाति नीची है, फिर उसके बाद कोई और ऊपर है, कोई उसको और ऊपर है। इस प्रकार से हमें जातियां देखने को मिलती हैं, यानी एक सीढ़ी की तरह हमें ऐसे देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे निचली जातियाँ, फिर मध्यम जातियाँ, फिर उससे नीचे मतलब थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर। तो सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण जाति है। तो इस प्रकार से पूरा जाति व्यवस्था बनी हुई है। आगे है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह की बात करें तो जाति व्यवस्था के सबसे कठोर नियम यह है कि व्यक्ति को अपने जाति में ही विवाह करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई जाति अपने दूसरे जाति में विवाह कर लेता है तो समाज इसे स्वीकार नहीं करता है। समाज गलत नजर से देखती है। जो लोग भाग जाते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं, तो तरह से देखा जाए कहीं न कहीं जाति व्यवस्था को, नियम को जो है अनुपालन करते हो, पालन नहीं करते हैं उसका। ठीक है, निश्चित व्यवसाय देखिए। निश्चित व्यवसाय में क्या है? पारंपरिक रूप से हर जाति का एक निश्चित पैसा होता है, काम होता है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। जैसे कुम्हार हैं, लोहार हैं, उनका काम दर काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है, इसके बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे खान पान पे भी प्रतिबंध, अब तो प्रतिबंध बहुत कम हो चुका है। जातियों के बीच खाने पीने और समाज के मेलजोल के निश्चित नियम होते हैं, जैसे किस जाति से हाथ का पानी पीना है और किस हाथ से भोजन करना है। ये भी कहीं के नियम आज भी देखने को मिलते हैं कुछ जगह पे। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन आज भी देखने को ऐसा मिलता है। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं 28 का अथवा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, जनजातीय संघर्ष इसके प्रमुख कारण बताइए। जनजातीय संघर्ष क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या? इसमें ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं कि जनजातीय संघर्ष से तात्पर्य उन आंदोलनों या विवादों से है जो आदिवासियों द्वारा अपनी पहचान और संसाधनों को बचाने के लिए किए जाते हैं। उनका भी अपना एक पहचान होता है, अपना एक जो है गुट होता है, अपना एक समूह होता है, उसको बचाने के लिए संघर्ष करते हैं जनजाति के लोग। आइए जानते हैं इसके कारण क्या हैं। तो इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, जमीनी और जंगल से बेदखली। जमीन और जंगल से जो है जंगलों से बेदखली का मतलब ये है कि उद्योग, बांधों और खदानों के निर्माण के लिए आदिवासियों को उनके मुख्य पुरखों की जमीन से हटा दिया जाता है, जो उनके संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बनता है। जो जनजाति के लोग होते हैं तो जंगलों में निवास करते हैं, नदी के तट पर निवास करते हैं, या फिर पठारी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, बांध बनाया जा रहा है या फिर कोई उद्योग बनाया जा रहा है, कोई खदान हो रहा है, तो लोग वहाँ हटा देंगे वहाँ से, तो भाई उपद्रव होगा। ये सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है संसाधनों का दोहन। संसाधनों का दोहन में दोस्तों इसमें लिखेंगे, बाहरी लोगों और कंपनियों द्वारा उनके प्राकृतिक संसाधन से जल, जंगल, जमीन, जल, जंगल, जमीन, इस प्रकार से 3 नाम है।
ज ज ज, ठीक है। जल, जंगल और जमीन का इस्तेमाल किया जाना उन्हें पसंद नहीं होता है। अब सिंपल सी बात है, आपकी जमीन पर कोई आके कब्जा कर ले और कहे मुझे यहाँ दुकान खोलनी है, जबरदस्ती दुकान खोलना है, तो क्या आप मानेंगे? लड़ाई झगड़ा नहीं होगी भाई, मार धम्मिक धुम्मा शुरू हो जाएगा, बवाल हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पहचान का खतरा। इसमें लिखेंगे आदिवासियों को डर लगता है या डर रहता है कि आधुनिक दुनिया के संपर्क में आने से उनकी विशिष्ट भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं खत्म हो जाएंगी। जैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है मॉडर्न जमाना, आज की डेट में खत्म हो रहा है, मतलब मॉडर्न जमाना चल रहा है, तो सारी चीजें जो खत्म हो रही है, परंपरा जो हमारी खत्म हो रही है, संस्कृति हमारी खत्म हो रही है, तो इस प्रकार से उनको भी डर सता रहा है कि हमारी परंपरा कहीं खत्म ना हो जाए, हमारी संस्कृति कहीं नष्ट ना हो जाए, ये प्रकार से डर सता रहा है। आगे है गरीब और शोषण। इसमें लिखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और बाहरी साहूकारों द्वारा किया जाने वाला शोषण उनकी असंतोष पैदा करता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं और ज्यादा शोषण करने लगते हैं, तो एक तरह से भी कहीं कहीं कारण इसका माना जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 आपके सामने कि लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए और दबाव समूह की भूमिका के बारे में बताइए। तो पहले आप लोकतंत्र के बारे में बताएंगे। लोकतंत्र में लिखेंगे जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये कथन किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने कहा, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने कहा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, इन्होंने कहा है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो देश की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है और अपने प्रतिनिधि का चुनाव जनता करती है, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दबाव समूह की क्या भूमिका है ये आपको बताना है। दबाव समूह क्या होती है? तो देखिए, दबाव समूह उन लोगों का संगठन होता है जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, जिसे हम दबाव समूह कहते हैं। जैसे किसान संघ, मजदूर संघ, छात्र संगठन, ये सब जो है आपके जो है दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। अब इनकी भूमिका जो है कुछ निम्न प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, आइए भूमिका पर नजर डालते हैं। तो पहले सरकार को सचेत करना। जैसे कुछ लोग होते हैं सो जाते हैं, कल क्या करना है भूल जाते हैं, तो उनको उनके मम्मी पापा जगाते हैं, अरे भाई उठो, क्या कर रहे हो, सो रहे हो यार इतनी देर तक तुम, मजाक बना रखे हो, भोर हो गई है, जल्दी उठो। तो इस प्रकार से क्या है, सरकार को सचेत करना ये दबाव समूह का काम होता है। जब सरकार कोई जन विरोधी कानून बनाती है तो समूह प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम सरकार को चेतावनी दी जाती कि जो आपने कानून बनाया वो गलत नियम है भैया, वो जनता के लिए काम नहीं करेगा, उसे चेंज करिए, ठीक है। इस प्रकार से दबाव समूह का काम होता है। हितों की रक्षा करना मतलब ये होता है कि हितों की, समाज के हित की रक्षा करते हैं दबाव समूह के लोग। वे समाज के विशिष्ट वर्गों जैसे व्यापारिक, किसानों, गरीब आदि के हितों की रक्षा करते हैं और उनकी आवाज शासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। कितनी अच्छी बात कही गई है। आगे लोकतंत्र को मजबूत बनाना। लोकतंत्र को मजबूत बनाने का मतलब यह होता है कि ये समूह सरकार को किसी एक वर्ग को प्रभाव में आने से रोकते हैं और सत्ता को संतुलन बनाने से रखते हैं। मतलब ये कि संतुलन बनाने में, सरकार को मिलजुल बनाने में, सरकार का जो नियम है उसको सही तरीके से लागू करने में, इसमें सबसे बड़ा योगदान दबाव समूह का माना जाता है। जनमत का निर्माण करना। जनमत का निर्माण करने का मतलब ये है कि ये विभिन्न मुद्दों पर जनता कोशिश करते हैं कि किसी विशेष समस्या की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया जाए और इसके बारे में जो है उनको जो है बताया जाए कि कैसे जो है समाज का भला हो सकता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कैसे जो है कॉपी लिखना है, कैसे क्या करना है, कैसे अच्छे से आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है। कोई कमियां, कोई त्रुटि रहेगी तो उसको कमेंट करिएगा, उसको सुधार किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।